चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो है चैप्टर 4 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 10 एग्रीकल्चर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म एग्रीकल्चर? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल। क्लियर? एक ऐसा स्टडी है जिसमें हम लोग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं जो एक लार्ज पैचेस ऑफ लैंड, लार्ज कल्टीवेशन एरिया पे होता है। अब हम लोग को इस चैप्टर में वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ने हैं जो इंडिया में किए जाते हैं। नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव नाम से पता चल रहा है यानी कि पुराना, यानी जो अर्ली टाइम पीरियड में जो होता था। इनफैक्ट प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो अभी भी इंडिया के कुछ एरिया में किया जाता है। इनफैक्ट वर्ल्ड के भी कुछ एरिया में प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग अभी भी होता है। पुराने जमाने में जो लोग अपने जीवन यापन के लिए करते थे उसे हम लोग प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ फार्मिंग है। ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है वो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे किया जाता है। क्लियर? अब चूंकि प्रिमिटिव यानी कि पुराने, इसमें क्या होगा, मैनुअल वर्क्स ज़्यादा होंगे। अब इतने छोटे छोटे पैचेस ऑफ लैंड पे हम लोग कोई भी कल्टीवेशन करेंगे तो वहाँ पे जो भी होते हैं मशीन्स, हाई क्वालिटी मशीन्स, ये सब तो आ नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रिमिटिव टूल्स का हम लोग यूज़ करते थे। प्रिमिटिव टूल्स क्या क्या है? प्रिमिटिव टूल्स है होए, दाव, डिगिंग स्टिक्स, बहुत सारे प्रिमिटिव टूल्स हैं जिससे लेबर्स जो होते थे, फार्मर्स जो होते थे, इस सारे टूल्स के जरिए इस फार्मिंग पे, इस लैंड पे अपना कल्टीवेशन करते थे। किसी भी चीज का कल्टीवेशन, कोई भी क्रॉप का कल्टीवेशन हो सकता है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, अब ये जो फार्मिंग है ये टोटली नेचर पे डिपेंड है। यानी कि जो मॉनसून है इसमें एक्स्ट्रा इरिगेशन सिस्टम हम लोग कुछ नहीं डालते थे। अगर इस फार्मिंग में हम लोग किसी क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो इसमें पानी कहाँ से मिलेगा, तो वो मॉनसून पे डिपेंड रहता था। इसकी सॉइल की फर्टिलिटी, अब आजकल कौन करता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग? क्यों नहीं करता है? सॉइल की फर्टिलिटी, अब इतने सारे वैरायटीज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, ये सारे जो आ गए हैं ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। बट पहले क्या होता था, इनफैक्ट अभी भी जिस एरिया में ये फार्मिंग होता है वहाँ क्या होता है कि अब मॉडर्न इनपुट्स का वो लोग यूज नहीं करते हैं। मॉडर्न इनपुट्स से मेरा मतलब है HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारे चीज, ये सारे मॉडर्न इनपुट्स हो गए। तो मॉडर्न इनपुट्स का यहाँ पे यूज नहीं होता है। सॉइल की फर्टिलिटी भी नेचर पे डिपेंड है, तो डिपेंड्स अपॉन मॉनसून एंड नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी। नेचुरली सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है या फिर घटती है, सब कुछ जो है वो नेचर पे डिपेंड है, नेचुरल चीज़ है ये। और किसी भी चीज़ पे कोई भी मशीन्स इस पे नहीं आएंगे, कोई भी मशीन नहीं लाए जाएंगे इसके सॉइल की फर्टिलिटी, या फिर कोई भी मॉडर्न इनपुट्स नहीं लाए जाएंगे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। जो भी है सब कुछ नेचुरल वे में होता है। अब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसको हम लोग दो और नाम से जानते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्लियर? अब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर हम लोग किसको बोलेंगे, मतलब क्यों इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों बोला गया? ट्राइबल कम्युनिटीज में या फिर फॉरेस्ट एरिया में जो भी कल्टीवेशन होता है वहाँ पे क्या किया जाता है, अब मान लिया कि ये एक फॉरेस्ट एरिया है, नेचुरली फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़, ट्रीज वगैरह रहेंगे ही रहेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी कि पेड़ सबको काटते हैं। स्लैश का मतलब हो गया यहाँ पे काटना, और बर्न का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, जलाना। तो वो लोग क्या करते हैं, पेड़ को काटते हैं, उसको फिर वहीं पे जला देते हैं, उसको कहीं और नहीं ले जाते हैं। उसी लैंड के, उसी पैच ऑफ लैंड पे पेड़ को काट के जला देते हैं। उसका जो भी ऐश बचता है, जाहिर सी बात है हम लोग किसी भी चीज को जलाएंगे तो उसका कुछ ऐश बचेगा ही, तो पेड़ को जला देते हैं। उसके बाद उसका जो भी ऐश बचता है उसको हम लोग उस लैंड के सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं, उसकी फर्टिलिटी के साथ मिक्स कर देते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोगों को क्रॉप प्रोड्यूस करवाना है, कल्टीवेट करना है, वहाँ पे उसके सीड्स भी उसके साथ मिक्स करके वहाँ पे छोड़ देते हैं। वहाँ का जो जैसे अगर हम लोग वीट का
वीट अगर वहाँ पे क्रॉप ग्रो करना चाहें तो वीट का जो भी रहता है उसको वहाँ पे मिक्स करके उसके ऐश के और सॉइल की फर्टिलिटी के साथ मिक्स करके वहाँ पे छोड़ देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे वीट का कल्टीवेशन हो जाता है। अब चूंकि मैंने क्या बोला, ये नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी पर डिपेंड रहता है, तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम अगर हम लोग किसी पैच ऑफ लैंड पे जाके ये सारा काम करेंगे तो वहाँ की फर्टिलिटी तो बहुत अच्छी हम लोगों को मिलेगी, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार अच्छी मिलेगी, पर धीरे धीरे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी तो लूज हो जाएगी। अब हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कोई मॉडर्न इनपुट्स का हेल्प तो नहीं ले रहे, कोई भी फर्टिलाइजर H5 कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा, हो सकता है 5 से 10 15 साल के बाद एक समय ऐसा आएगा कि वो जो लैंड है, मान लीजिए फॉरेस्ट एरिया में हम लोग इस पैच ऑफ लैंड पे कल्टीवेशन किए, एक समय ऐसा आएगा कि इस पैच ऑफ लैंड का पूरा सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो लूज हो जाएगा, तो क्या होगा, अब उस पे तो हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। उस वक्त जो भी फार्मर्स या फिर जो भी लोग इस एरिया पे कल्टीवेशन करते हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे पैच ऑफ लैंड पे, यानी कि अगर ये एक फॉरेस्ट का एरिया है और इस एरिया पे वो लोग अपना कल्टीवेशन किए, इस पैच ऑफ लैंड की सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो गई तो वो चले गए दूसरे पैच ऑफ लैंड पे। मान लिया ये एक पैच ऑफ लैंड है, यहाँ पे चले गए, तो वो क्या किए, वो एक पैच से दूसरे पैच ऑफ लैंड पे शिफ्ट हो गए। वो शिफ्ट हुए इसीलिए इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? सो अब दूसरे पैच ऑफ लैंड पे जाके फिर वो सारे काम करेंगे, पेड़ को काटेंगे, जलाएंगे, सॉइल की फर्टिलिटी के साथ उसके एशेस को मिक्स करेंगे, वहां पे कल्टीवेशन करेंगे, और जब उसकी भी सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाएगी तो वो दूसरे पैच ऑफ लैंड पे जाएंगे। तो इस तरह से वो प्रोसेस चलता ही रहता है। क्लियर? अब शिफ्टिंग का नीड क्यों है? क्यों? क्योंकि अगर इसके सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो गई तो हम लोग उस पे कल्टीवेशन तो नहीं कर पाएंगे, तो उसको सॉइल की फर्टिलिटी को रिप्लेनिश करने के लिए कुछ तो चीज जरूरी होगा। अब हम लोग कुछ मॉडर्न इनपुट्स का यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो आखिर क्या होगा, जब हम लोग उसको खाली छोड़ देंगे, बैरन लैंड बना के जब छोड़ देंगे तो नेचुरली क्या होगा कि 10 से 15 साल के बाद वहाँ की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। अब 15 से 20 साल हम लोग एक एरिया को छोड़ देंगे फॉरेस्ट एरिया में, तो नेचुरली वहाँ पे कुछ प्लांट्स, कुछ ट्रीज ग्रो हो जाएंगी, और जब हो गई तो सॉइल की फर्टिलिटी लूज होने का तो बात ही नहीं रहा। जब वहाँ पे ये सारे पेड़ वेड़ जब दोबारा ग्रो हो जाएंगे तो फिर से वो लोग क्या करेंगे, फार्मर्स उस एरिया पे जाएंगे और अपना जो भी प्रोसेस है फार्मिंग का वो फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो इसका सबसे बड़ा नीड क्या है, हम लोग शिफ्ट क्यों करते हैं, ताकि वहाँ की जो भी सॉइल की फर्टिलिटी है जो लूज हो गई है उसका नेचुरली रिप्लेनिशमेंट हो जाए। क्लियर? अब इंडिया में और वर्ल्ड में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है बहुत सारे नाम से जाना जाता है। 2 नाम तो हम लोग ने यहीं पर पढ़ लिया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में झूमिंग के नाम से जाना जाता है, मणिपुर में पामलो के नाम से जाना जाता है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जिसमें अलग अलग वैरायटीज ऑफ नेम के नाम से प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जाना जाता है। और पूरे वर्ल्ड में भी हर कंट्री का अपना एक नाम दिया गया है, जैसे मिल्पा इन मेक्सिको, ये सारे आपके बुक में दिए गए हैं। मिल्पा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मेक्सिको कंट्री में मिल्पा के नाम से जाना जाता है, और बहुत सारे नाम है जो जैसे ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, फिर यूएसए में किस नाम से जाना जाता है। ये आपका काम है, आप इसके ऊपर सर्च कीजिए। इनफैक्ट आपको कहीं और से सर्च करने की जरूरत नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में अच्छे से दे रखा है। ये आपका काम है कि इंडिया के किस स्टेट में किस नाम से और वर्ल्ड में किस कंट्री में किस नाम से प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जाना जाता है, और ये आप लोग अपना लिस्ट तैयार करके मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगी कि किसका सही है और किसका गलत है, उसके बाद मैं फिर आप लोगों को आंसर दे दूंगी। क्लियर? तो ये था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ फार्मिंग व्हिच इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि जिसमें हम लोग प्रिमिटिव टूल्स यूज करते थे जो अर्ली टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा होते थे। बट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज़्यादा प्रेशर देके उस पर कोई भी कल्टीवेशन करेंगे अपने नीड्स के लिए, हम लोगों को किसी भी जिस भी क्रॉप का नीड है उसके लिए कल्टीवेशन हम लोग करेंगे। सो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वैसे एरिया में किया जाता है जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। क्लियर? अब जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा कल्टीवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा फूड क्रॉप्स की ज़रूरत पड़ेंगे। बट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे किया जाता है। अब एक ही लैंड पे हम लोग इतने सारे प्रोडक्शन जो है, इतने सारे कल्टीवेशन कैसे करेंगे। और एक प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, जब पॉपुलेशन हमारी हाई है तो हम लोगों को कल्टीवेशन पे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बट हमारे पास लैंड जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट में है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन हेवी डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। क्लियर? तो ये क्या करते हैं, हम लोग उस लैंड पे इन सारे यानी कि बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज करते हैं, उसका हेवी डोजेस देते हैं उस लैंड पे, ताकि उसके सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करे और वहाँ पे जिस भी क्रॉप का हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्यों ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी उस एरिया की हाई है, तो नेचुरली ज़्यादा फूड क्रॉप्स चाहिए अपने लाइवलीहुड के लिए। क्लियर? तो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हाई रहेगी और यहाँ पे इतने सारे फूड क्रॉप्स किए जाते हैं, और चूंकि ये स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे किया जाता है, यहाँ पे बिगर मशीन्स, हैवी ट्रैक्टर्स ये सब जो है वो सारे नहीं आते हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा कल्टीवेशन, लेबर के थ्रू होगा। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है ये, यहाँ पे जितने भी काम होंगे वो सारे कौन करेंगे, लेबर्स, यानी कि हमारे फार्मर्स। तो मोर प्रोडक्शन बट लिमिटेड लैंड। अब लिमिटेड लैंड पे हम लोग अपने कल्टीवेशन को, अपने फूड क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग हेवी डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स इसका यूज करेंगे। अब स्मॉल लैंड है और राइट ऑफ इनहेरिटेंस भी है। क्लियर? राइट ऑफ इनहेरिटेंस का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब, मानिए कि एक फार्मर है, उसके पास 4 एकड़ का जमीन है, अब उसके 2 बेटे हो गए, तो वो क्या करेगा, वो इतने बड़े लैंड पे वो अकेला कल्टीवेशन कर रहा था, बट एक समय ऐसा आएगा उसके 2 बेटे हो गए, उसके 2 बेटे भी बड़े बड़े हो गए, तो इस लैंड को उन दोनों के बीच में उसको डिवाइड करना है। तो उसके पास 4 है, तो वो क्या करेगा, हाफ हाफ जो रहेगा वो अपने दोनों बेटे में डिवाइड कर देगा। तो क्या हुआ, उसके जो दोनों बेटे हैं उसमें हर एक के पास अपने पापा के पूरे जमीन का तो आधा ही बचा, लैंड का साइज तो छोटा होते गया। अब इसका भी कोई बच्चा होगा तो क्या करेगा, ये अपने में से आधा दे देगा, फिर वो अपने में से, धीरे धीरे क्या होगा, लैंड का साइज इतने बड़े लैंड से वो इतने छोटे लैंड और भी छोटा हो सकता है। मतलब ये क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन। हर जनरेशन में हम लोग उस लैंड का डिवीजन कर देंगे। क्लियर? तो अब चूंकि स्मॉल लैंड है और वहां पे हम लोगों को राइट ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन ये भी करना जरूरी है। नेचुरली अब इतने छोटे से लैंड पे इतना बड़ा पॉपुलेशन है और हम लोग इसका कल्टीवेशन कैसे करेंगे। अब सिर्फ अगर खुद ही उगाएंगे, खुद ही कल्टीवेशन करेंगे और खुद ही खाएंगे तो फिर हम लोगों की और भी तो नीड्स है, वो कैसे पूरी होगी, वो तो पूरी नहीं हो सकती है। बट तो कुछ प्रॉफिट भी तो चाहिए। अब जो भी फार्मर्स कल्टीवेट करवाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मार्केट में भी भेजते हैं ताकि उन लोगों का जो भी कल्टीवेशन है, जो भी क्रॉप्स वो लोग कल्टीवेट किए हैं, प्रोड्यूस करवाए हैं, वो मार्केट में सेल भी हो और उससे लोगों को प्रॉफिट हो। और बहुत सारी नीड होती है, सिर्फ फूड ही हमारी नीड नहीं होती, बहुत सारी नीड होती है जिससे उन लोगों के सारी नीड्स को फुलफिल किया जा सके। अब इतने छोटे लैंड पे सॉइल की फर्टिलिटी जब खराब हो जाएगी और इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हम लोग क्या बोले थे कि हेवी डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स हम लोग यूज करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स बहुत सारे हैं ताकि वहाँ के सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करे और वहाँ के जो भी कल्टीवेशन है
जो भी फूड क्रॉप वहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हैं उसके प्रोडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि उन लोग अपने सब्सिस्टेंस के लिए यानी कि अपने जीवन यापन, अपने लाइवलीहुड के लिए वो लोग अच्छे से किसी भी काम को कर सके। आई होप you understand this topic। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वैसे एरिया पे होता है जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी हाई रहती है, वो लेबर इंटेंसिव होता है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है तो मोर प्रोडक्शन चाहिए, बट हमारे पास लिमिटेड लैंड है, तो हम लोग क्या करेंगे, हेवी डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज करेंगे। स्मॉल लैंड है बट हम लोगों को राइट ऑफ इनहेरिटेंस भी करना है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन। आगे जैसे जैसे फ्यूचर में जनरेशन हमारे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों को अपने लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इन इक्वल पार्ट्स, क्योंकि अगर इक्वल पार्ट्स में नहीं करेंगे तो फिर वो लोग बोलेंगे कि नहीं मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब चूंकि ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से क्या होगा, लैंड साइज होल्डिंग जो रहेगा हमारा, यानी कि एक आदमी इतने बड़े लैंड को पकड़े हुए था, अब धीरे धीरे छोटे होते होते क्या हो जाएगा, एक आदमी इतने छोटे से लैंड को ही अपना पूरा होल्डिंग किए रहेगा, उसके पास ज्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जब लैंड साइज होल्डिंग कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो एग्रीकल्चरल लैंड पे जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा किसी भी क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए। क्लियर? सो ये था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाउ आवर लास्ट टाइप ऑफ फार्मिंग इज कमर्शियल फार्मिंग। इसके पहले हम लोगों ने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये दोनों क्लियर कर चुका है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। कमर्शियल फार्मिंग यानी कि रिलेटेड टू कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये फार्मिंग जो है वो हम लोग प्रॉफिट के लिए करते हैं। क्लियर? फार्मिंग फॉर प्रॉफिट। और ये फार्मिंग एक लार्ज पैच ऑफ लैंड पे होता है। अब लार्ज पैच ऑफ लैंड पे होता है और इसके पहले हम लोगों ने दोनों फार्मिंग में पढ़ चुका है कि प्रिमिटिव में तो टूल्स यूज होते थे, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में बहुत सारे बिग मशीन्स नहीं यूज होते थे, हाँ, बट मॉडर्न इनपुट्स का हम लोग यूज करते थे। तो नेचुरली कमर्शियल फार्मिंग यानी कि प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे होगा, जब हम लोगों का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और अब लार्ज एरिया पे करते हैं तो लार्ज एरिया पे तो इजीली हम लोग बिग मशीन्स का यूज कर सकते हैं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो कमर्शियल फार्मिंग में हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और फॉर हायर प्रोडक्टिविटी इसमें भी हम लोग मॉडर्न इनपुट्स का हेवी डोज डालते हैं, ताकि जो भी प्रोडक्शन हम लोग करवा रहे हैं वो इंक्रीज हो और उसका मार्केट में सेल ज्यादा हो, जिससे हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगी। क्लियर? अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं। अब इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये एक लार्ज एरिया पे किया जाता है और सिंगल क्रॉप उस एरिया पे कल्टीवेट किया जाता है। इट मींस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये एक एग्रीकल्चरल लैंड है, लार्ज एग्रीकल्चरल लैंड है। अब इस एग्रीकल्चरल लैंड पे अगर हम वीट की कल्टीवेशन करते हैं, तो जब वीट की कल्टीवेशन करेंगे इसका मतलब इस पूरे लैंड पे सिर्फ वीट का ही कल्टीवेशन होगा और किसी भी दूसरे क्रॉप का कल्टीवेशन हम लोग नहीं करेंगे। सो सिंगल क्रॉप ऑन लार्ज एरिया। क्लियर? अब एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री प्लस मार्केट, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कोई भी, मान लिया हम लोगों ने यहाँ पे बनाना प्लांट का कल्टीवेशन किया। अब बनाना प्लांट का जो भी है उसमें से हम लोग बनाना भेजेंगे इंडस्ट्री में, बनाना चिप्स बनाने वाली जो इंडस्ट्री होती है हम लोग उसमें भेजेंगे। तो अब यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्री से रिलेट करता है, और जब इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तो वो मार्केट में जाएगा ताकि उसका सेल हो और उसका प्रॉफिट हम लोगों को मिले। और एक चीज एग्रीकल्चर यानी कि जहाँ पे रॉ मटेरियल हम लोग प्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी चीज को, और इंडस्ट्री जहाँ पे फाइनल प्रोडक्शन तैयार होता है, इन दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर हम लोग कोई भी किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन करवाएं, उसको हम लोग इंडस्ट्री में भेजेंगे उसके फाइनल प्रोडक्शन के लिए। तो अगर इन दोनों के रास्ते के बीच में अगर हम लोगों को ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा तो क्या होगा, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो धीरे धीरे, अगर हम यहाँ पे बनाना की बात किए तो क्या धीरे धीरे क्या होगा, वो गलने लगेगा, बहुत ज्यादा राइपन हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा कोई भी फ्रूट राइपन हो जाता है तो वो गलने लगता है, तो वो इंडस्ट्री तक पहुंचते पहुंचते में खराब हो जाएगा। अब
खराब सामान का तो हम लोग कोई दूसरा चीज नहीं बना सकते। इसीलिए एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक के बीच में ज्यादा ट्रैवलिंग डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तब क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारा प्रोडक्शन खराब हो जाएगा। और एक और फायदा भी है इसका कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो हम लोगों का जो कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग है वो भी कम लगेगा और ज्यादा प्रॉफिट हम, और उसके बाद हम लोग मार्केट में इसको जाके सेल करेंगे तो उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। इनफैक्ट इंडस्ट्री से लेके मार्केट तक का भी डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड मार्केट, ये तीनों आपस में रिलेटेड होता है, क्योंकि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है, तभी किसी भी सामान का जो भी वो फाइनल प्रोडक्शन बन के मार्केट में उसका सेलिंग होता है और हम लोगों को उससे प्रॉफिट कमाते हैं। क्लियर? अब इंडिया में बहुत सारे प्लांटेशन क्रॉप्स भी हैं। प्लांटेशन क्रॉप इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग जो हिली एरियाज पे हम लोग करते हैं, जैसे टी। असम लीडिंग प्रोड्यूसर है टी का। और वो क्या होता है, हिली एरियाज में हम लोग टी को ग्रो करवाते हैं। हिली एरियाज में क्यों करवाते हैं? ताकि वाटर लॉगिंग से हम लोग बच सके। अब बारिश होगी तो जब वाटर लॉगिंग में सारे फर्टिलिटी उसकी खराब हो जाएगी, सॉइल की, क्रॉप्स हमारे खराब हो जाएंगे। बट अगर माउंटेन्स पे हम लोग करवाते हैं, यहाँ पे मान लिया मैंने टी की कल्टीवेशन की, तो जब बारिश होगी तो वो तो इस माउंटेन के स्लोप की वजह से पानी तो नीचे बह जाएगा, इसकी वजह से वाटर लॉगिंग का भी खतरा नहीं रहेगा। तो इंडिया में बहुत सारे प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, जैसे टी हो गए इन असम, कॉफी हो गई इन कर्नाटका। ऐसा नहीं है कि कॉफी सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका में होता है इंडिया में, हाँ, बट सबसे ज्यादा अमाउंट में कर्नाटका में प्रोड्यूस होता है। या फिर टी भी लीडिंग प्रोड्यूसर की मैं यहाँ पे स्पेशली बात कर रही हूँ कि टी असम में होता है, कॉफी कर्नाटका में होता है एंड रबर केरल में होता है, और भी बहुत सारे चीज होते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ फार्मिंग। हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग को क्लियर किया। इस चैप्टर का कंप्लीट नोट्स आपको मेरे इस चैप्टर के वीडियो पार्ट 3 के साथ मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ